नमस्कार साथियों। साथियों, आज की इस वीडियो में हम TT2 का पार्ट 10 जो है लेकर के आ रहे हैं। और इसमें हम जो है हल करेंगे वर्ष 2022 का प्रश्न पत्र के कुछ प्रश्न। और इसी प्रकार से हम 2022, फिर जब 2022 समाप्त हो जाएगा फिर 23, 24, 25 तरीके से हम वर्षवार जो है प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलते हैं, पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से प्रश्न है। तो ये सभी 2022 के प्रश्न हैं साथियों। जितने भी प्रश्न आपके जिस भी विषय में आ रहे हैं, सब टोटल आर ऑफ कहाँ से हैं? 2022 से। ठीक है। तो पहला सवाल है, विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषताएं हैं। पहला है शिक्षक केंद्रित और व्याख्यान आधारित शिक्षण शास्त्र। तो दूसरा है बाल केंद्रित और व्याख्यान आधारित शिक्षण शास्त्र। तीसरा है बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षण शास्त्र। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो इसका मतलब मुख्य विशेषता विद्यालय आधारित आकलन की क्या होती है साथियों? ना, जो स्कूल हमारा बेस्ड असेसमेंट होता है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा आकलन है जो शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चे के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करता है ना, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। तो इसमें छात्र को जो है केंद्र में रखा जाता है, जिससे उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और सीखने की गति को समझा जा सके। और साथ ही क्या है, साथ ही जो विद्यालय आधारित आकलन जो है रटने की प्रणाली को छोड़कर गतिविधि आधारित या प्रयोगों और व्यवहारिक अनुभवों के माध्यम से सीखने और आकलन करने पर जोर देते हैं ना। तो ऐसा हमें कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? देखिए, केंद्र व्याख्यान आधारित, व्याख्यान को तो छोड़ दीजिए, ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है, और बोरिंग भी है। उसके बाद बाल केंद्रित और व्याख्यान, व्याख्यान यहाँ भी आ गया, व्याख्यान आधारित। बाल केंद्रित तो ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड, ये तो टीचर सेंटर्ड था, लेकिन यहाँ चाइल्ड सेंटर्ड आ गया, पर व्याख्यान आ गया, गलत हो गया। यहाँ पर अगर देख रहे हैं हम तो यहाँ आ गया चाइल्ड सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड भी है। और गतिविधि आधारित भी, जो हमने कहा कि जो हमारे NEP 2020 में भी बताया गया है कि जो है गतिविधि आधारित शिक्षा होनी चाहिए। तो वो उपरोक्त में से कोई नहीं, तो बाकी ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये भी 2022 में पूछा गया है। ठीक है। तो मानव विकास से तात्पर्य मनुष्य के आकार और भार में होने वाली वृद्धि से है। तो क्या है? ये तो नहीं है ना। मानव क्या था? तो मनुष्य के आकार और भार में होने वाली वृद्धि से है। तो भार में गलत क्यों है? क्योंकि जो है ये केवल शारीरिक वृद्धि या मात्रात्मक पक्ष की बात कर रहा है ना। और अगर बी की बात करें तो मानव विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। बिल्कुल सही है। कैसे होता है ना, तो इसमें जो है शारीरिक वृद्धि तो होती है जो कि मात्रात्मक है, ठीक है। फिजिकल ग्रोथ जो होती है मात्रात्मक हो गई, ठीक है। उसके साथ साथ मानसिक मानसिक सामाजिक और आपका मानसिक सामाजिक संवेगात्मक, ये सब ग्रोथ भी जो है होती हैं, जो कि गुणात्मक ग्रोथ होती हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों शामिल हैं। तो अब मानव विकास के केवल मात्रात्मक, ये भी गलत हो गया। मानव विकास का अर्थ केवल शारीरिक, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन जो है बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकास के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन सी मानसिक क्रियाएं सम्मिलित हैं? तो पहला दिया स्मृति, दूसरा दिया चिंतन, तीसरा दिया अभिप्रेरणा। तो ये कहा कह रहा है कि मानसिक विकास के अंतर्गत इन तीनों में से कौन कौन सी जो है मानसिक क्रियाएं सम्मिलित हैं, ठीक है। तो जो मानसिक विकास होता है साथी, उसके अंतर्गत क्या होता है? सभी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो मनुष्य के मस्तिष्क और सोचने समझने की क्षमता से जुड़ी होती हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्मृति की ना, तो स्मृति यानी कि जो आपका मेमोरी होती है, ये क्या है? मुख्य रूप से एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है ना। संज्ञानात्मक प्रक्रिया जिसके द्वारा हम जानकारी को याद रखते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे पुनः जो है स्मरण कर सकते हैं, या उसके पुनरावृत्ति उसको उसको पुनः याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं चिंतन की, ठीक है, तो चिंतन जो है मानसिक विकास का एक उच्च स्तर होता है, जिसमें हम चिंतन माने जो है बहुत ज़्यादा सोचना, किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए विचारों का विश्लेषण किया जाता है चिंतन से, ठीक। बात करते हैं अगर अभिप्रेरणा या मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन क्या है?
किसी लक्ष्य को चुनने और उसकी योजना बनाने और मानसिक रूप से उसके प्रति जागरूक रहने में मानसिक क्रियाएं सक्रिय रूप से शामिल होती हैं, तो वही जो है क्या हो जाता है, मोटिवेशन मिल जाता है उसमें। ठीक। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि मानसिक विकास के अंतर्गत ये तीनों लग रही है हमें, स्मृति भी, चिंतन भी और अभिप्रेरणा भी। तो हमारे पास कोई है इसमें, ये तो है एक और दो, एक दो, हमें चाहिए एक दो तीन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एक दो तीन इसमें है। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से मानव विकास के सिद्धांत से संबंधित कौन सा तथ्य सत्य है ना। तो मानव विकास के सिद्धांत से पहला ऑप्शन है निरंतर विकास का सिद्धांत, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो मानव विकास जो है कैसे होता है, गर्भावस्था से लेकर जो है जीवन भर चलने वाला एक प्रक्रिया है मानव का विकास। ठीक। तो ये बिल्कुल सही है। तो कौन सा तथ्य सही है बोल रहा है, ये वाला तथ्य सही है। दूसरे को भी देख लेते हैं, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। ठीक है। ठीक है, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, तो ये भी बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि इंडिविजुअल जो डेवलपमेंट होता है, डिफरेंस से आते हैं, उसी के कारण आते हैं ना। तो मतलब हर बच्चे में, व्यक्ति में जो विकास की दर और जो गति होती है वो अलग अलग आती है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते ही हैं। और अगर सी की बात करें, वंशानुक्रम वो वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो वंशानुक्रम और वातानुक्रम की अंतःक्रिया से मतलब ये भी क्या है, सत्य है। क्यों है सत्य, क्योंकि मानव जो विकास है उसकी आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के संयुक्त प्रभाव से जो है मतलब जो है मनुष्य का मनुष्य का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। ठीक है। तो ये आ गया। और अगर हम करें उपरोक्त सभी, देखो हमारा ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, तो आंसर डी, हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, सीखने की प्रक्रिया के बाधक कारक हैं। ठीक है, बाधक बोला है साथी, बाधक। ठीक है। तो बाधक कौन कौन से कारक हैं। अगर हम, ये है तनाव, थकान, रुचि, इन तीनों में है तनाव, थकान और रुचि। तो तनाव क्या है, तनाव तो एक मानसिक क्या होता है, स्ट्रेस होता है, मानसिक स्ट्रेस होता है, थका देने वाला मन को ना। तो जो क्या करता है, कंसंट्रेशन को कम करता है, कंसंट्रेशन को कम करता है ये। तो ये तो बाधक है ही, बिल्कुल बाधक है। सीखने की प्रतिक्रिया में अगर तनाव रहेगा तो सीख नहीं पाएगा बच्चा ना। अब बात करते हैं अगर थकान की, तो थकान क्या है, शारीरिक या मानसिक थकान से मतलब किसकी कमी होती है, एक आपका थकने पर जो है एनर्जी वेस्ट होती है, एनर्जी, ऊर्जा ऊर्जा का ह्रास होता है। ठीक है। दूसरा जो है वही ध्यान, ध्यान में कमी आती है, कंसंट्रेशन भी इससे खत्म होता है, कंसंट्रेशन कम होता है। तो थकान भी क्या है, एक बाधा है। ठीक। रुचि की बात करें तो रुचि तो भाई पहले इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक। तो ये तो सीखने की प्रक्रिया को मतलब आसान और तीव्र बनाती है रुचि। ठीक है। तो ये तो इसमें सहायक कारक है, न कि बाधक कारक। तो बचे कितने हमारे बाधक कारक, एक और दो। तो ऑप्शन ए हमें दिखा रहा है एक और दो, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा से। इसमें निर्देश हैं, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों, प्रश्न संख्या 46 से 50, उसमें प्रश्न पत्र में कुछ और संख्याएं दी हैं, लेकिन हमारा प्रश्न यहाँ 46 से 50 चल रहा है, इसलिए मैंने 46 से 50 डाल दिया। 46 से 50 तक के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है। हो सकता है उत्तर सभी सही हो, बट जो सर्वाधिक उचित उत्तर है उसी का हमने चयन करना है। ठीक। तो चलते हैं प्रश्नों की। पहले ये पद्यांश दिया है, पद्यांश दिया है आपका, काहे को रोकत मारग सूधो, काहे को रोकत मारग सूधो, सुनहु मधुप, निर्गुण कंटकते राजपंथ क्यों रूधो, कै तुम सिखे पठाए कुब्जा कै कही श्याम, घन जूधो वेद पुराण सुमृति सब ढूंढो, जुबतिन जोग कहूँ धो, ताको कहा परीखो कीजे जानत छाछ न दूधो, सूर सूर अक्रूर गई ले प्याज निबेरत ऊधो। आज एक
चश्मा मेरा टूट गया है साथी, जरा सा, तो जरा दिक्कत आ रही पढ़ने में। तो इसका अर्थ क्या है साथियों? काहे को रोकत मार्ग सूधो। तो जो है ये प्रसिद्ध जो है पद्यांश है हमारा, ये जो है सूरदास द्वारा रचित है साथियों ना। उनका जो भ्रमर गीत है वहां से लिया गया है। ठीक है। इसमें क्या, काहे को रोकत मार्ग सूधो, यहाँ जो है गोपियां जो है उद्धव उद्धव को कहती हैं कि अरे उद्धव ना, हे उद्धव, तुम हमारे इस सीधे साधे प्रेम के मार्ग पर को को क्यों रोक रहे हो, क्यों अवरुद्ध कर रहे हो, है ना। उसके बाद है, सुनहु मधुप निर्गुण कंटक ते राजपंथ क्यों रूधो। अब गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं? मधुप, मधुप माने उद्धव ही हुआ, ठीक है, उद्धव। ठीक। तो फिर से क्या कह रही हैं कि सुनो उद्धव, तुम निर्गुण रूपी कांटों का, कंटक माने कांटों को फैलाकर हमारे कृष्ण प्रेम रूपी सीधे राजपंथ यानी कि राजमार्ग को क्यों रोक रहे हो। कै तुम सिखे पढ़ाई कब्जा कैकई श्याम घन जूधो। ठीक है। हमें तो ऐसा लगता है कि या तो तुम्हें कुब्जा ने कुब्जा ने यह सिखाकर यहाँ भेजा है, या फिर स्वयं श्याम घन, श्याम घन माने मेघों के समान काले, श्याम घन कृष्ण को कहते हैं, ने हमसे पीछा छुड़ाने के लिए तुम्हें यह योग का संदेश देकर भेजा है। तो कुब्जा, कुब्जा क्या थी? कुब्जा एक दासी थी कंस की, है ना। तो जिससे श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर स्त्री के रूप में बदल दिया था। तो उसी से कहीं अब ये गोपियां जो है कह रही हैं प्रेम प्रसंग उन्हीं से तो नहीं चला रहे हो कुब्जा के साथ, और या फिर जो है क्या नाम कहते हैं, मतलब उस कुब्जा ने तो नहीं भेजा है तुमको कि जो है कृष्ण पसंद आ गए उन्हें करके, ठीक है, इस तरीके से। तो तब, और उसके बाद, वेद पुराण सुस्मृति सब ढूंढो जुवति न जोग कहूँ थी। तुम चारों वेद पुराण और जो स्मृतियां हैं सब ढूंढ मारो, भला कहीं भी जो है युवतियां या स्त्रियों के लिए जो है योग साधना का विधान लिखा है। ताको कहा परेखो कीजे जानत छाछ न दूध हो। तो जो इंसान जो छाछ और दूध का अंतर नहीं जानता है ना, तो उसकी उसकी बात का क्या बुरा मानना। सूर मूर अकरूर गहिले ब्याज निबेरत उधो। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां अंत में कहती हैं कि मूलधन, मूर माने मूलधन, यहाँ मूलधन कौन हो गए यहाँ, मतलब श्री कृष्ण, श्री कृष्ण मूलधन हो गए। तो को अक्रूर जी ले गए, अक्रूर जी ले गए, अक्रूर उनके चाचा थे, ठीक है, कृष्ण भगवान के। तो वो पहले ही उन्हें ले गए, और अब हम ब्याज निवेदित उद्धव, और उद्धव तुम जो है अब जो है उस ब्याज लेने के लिए भी यहाँ, ब्याज चुकता करने के लिए भी आ गए हो। तो ये इसका थोड़ा सार था। और यहाँ पर जो है प्रश्न है, गोपियों ने राजपंथ किसे कहा है? राजपंथ किसे कहा है साथियों? राजमार्ग को कहा था ना। किसको? राजमार्ग को। एक तो निर्गुण उपासना थी, और दूसरा उन्हें अपना राजपंथ चाहिए था। तो किसे कहा था उन्हें? सगुण उपासना, सगुण उपासना कहा था ना। तो उन्होंने क्या कहा था कि निर्गुण ज्ञान मार्ग को कंटीला रास्ता कहती थी वो, और कृष्ण के प्रति अपनी सगुण प्रेम भक्ति मार्ग को राजपंथ कहती थी। तो सगुण, सगुण प्रेम सगुण सगुण उपासना जो है इसका सही उत्तर आ गया, आंसर बी, ऑप्शन बी। चलते हैं नए उसमें। सुनहु मधुप निर्गुण कंटक ते राजपंथ क्यों रूधो। ठीक है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में कौन सा क्या, निर्गुण कंटक, मतलब निर्गुण कंटक, निर्गुण रूपी कांटा, ठीक है, और राजपंथ, ठीक है, क्यों रूध हो। तो राजपंथ मतलब भक्ति रूपी मुख्य मार्ग, मतलब प्रेम रूपी मुख्य मार्ग कह सकते हैं इसे।
प्रेम रूपी जो है मुख्य मार्ग। तो इनमें क्या आ रहा है, इसमें मतलब उपमेय का उपमान पर अभेद आरोप लगा दिया है, जिसमें दोनों में भेद नहीं हो रहा। तो ये रूपक अलंकार आ गया साथियों, ठीक है। रूपक अलंकार, निर्गुण कंटक माने निर्गुण निर्गुण रूपी कांटा, और राजपंथ माने जो प्रेम रूपी मुख्य मार्ग। तो दोनों में जो है उपमेय और उपमान में अभेद आरोप लग रहा है, तो रूपक अलंकार आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त पद में गोपियों का कुब्जा के प्रति कैसा भाव है। तो कुब्जा के प्रति घृणा, उपेक्षा, असूया, तिरस्कार। घृणा आप जानते हैं, ठीक है। उपेक्षा भी आप जानते हैं, घृणा माने नफरत, उपेक्षा माने एक तरीके का नजरअंदाज कर देना। तिरस्कार भी जानते हैं आप कि तिरस्कार मतलब एक तरीके का मतलब हटा देना, भगा देना, तिरस्कार कर देना, त्याग देना, ठीक है। असूया जो होता है, तो असूया का अर्थ होता है साथी दूसरों के ऐश्वर्य या गुणों या भाग्य को देखकर जो जलन होती है, जो ईर्ष्या होती है ना, उसको कहते हैं हम असूया। तो ये कुब्जा से उनको असूया हो रही थी, क्या हो रही थी, असूया। तो असूया इसका उत्तर हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गोपियों से ब्याज कौन वसूल रहा था, हमने अभी बात की थी, ठीक है। कि जो है अक्रूर तो पहले ही कृष्ण भगवान को लेकर के चले गए, मूलधन बनाया था कृष्ण को, ठीक है। अब उद्धव कहाँ आए हैं, ब्याज वसूलने, क्या वसूलने, ब्याज वसूलने। तो ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो गया ऐसा। तो 50वां है, गोपियों को निर्गुण मार्ग क्यों पसंद नहीं है। तो पहला, वेद और पुराण में निर्गुण मार्ग का उल्लेख नहीं है, ये तो गलत है, वेद और पुराण की बात ही नहीं थी। निर्गुण पंथ ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधा बनता है, ये भी गलत है। और ये बाधा तो नहीं बनता, सहायता करता है, लेकिन गोपियों को ऐसा नहीं लगता था। उसके बाद निर्गुण पंथ कृष्ण प्रेम से गोपियों को विमुख कर रहा था, बिल्कुल सही है। कृष्ण प्रेम की बजाय निर्गुण पंथ क्या कह रहा था कि सब चीज, वो तो बिल्कुल एक ही ब्रह्म का उपासक होता है ना निर्गुण पंथ। तो कृष्ण प्रेम जो है उससे दूर हो जा रहा था। तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाकी डी को अगर देखें तो निर्गुण पंथ उद्धव और कुब्जा को पसंद है, गलत है ये। तो सी उत्तर ही सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश से, डायरेक्शन दिए हैं इसमें निर्देश। क्वेश्चन नंबर 46 to 48, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस, ठीक है। तो सबसे बेहतर जो है आपको विकल्प इसमें चुनना है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। 22 जुलाई 2025 शी डैश इन दिस फर्म फॉर 11 years। तो क्या कह रहा हो कि जुलाई 2025 तक वह शी इन दिस फर्म, इस फर्म में फॉर 11 साल से काम कर रही होगी, ठीक है। 22 जुलाई 2025 शी। तो अब इसमें क्या हो रहा है साथियों, जब हम मतलब किसी विशिष्ट समय बिंदु की बात करते हैं ना, या और उससे आगे की बात करते हैं, तो उस गतिविधि उस जो गतिविधि की अवधि को मतलब पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हमको क्या मिलता है, विल हैव बीन वर्किंग, ठीक है। विल हैव बीन क्या आता है, विल हैव बीन, ठीक। अब इसके साथ वर्ब लग जाता है, वर्ब प्लस आईएनजी लग जाता है उसमें, वर्ब प्लस आईएनजी। अब वर्ब क्या है हमारे पास, बताइए, वर्क है ना। वर्क क्या आ गया, वर्ब आ गया। वर्क इज वर्ब प्लस आईएनजी इज इक्वल टू वर्किंग। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विल हैव बीन वर्किंग। अब जाएगा बाई जुलाई 2025 शी विल हैव बीन वर्किंग इन दिस फर्म फॉर 11 years। ये आपका राइट सेंटेंस हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वी मस्ट प्रोवाइड डैश द बैड डेज, है ना। तो वी मस्ट प्रोवाइड अगेंस्ट, हाँ तो प्रोवाइड अगेंस्ट आ जाएगा साथियों, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगेंस्ट आ जाएगा। अगेंस्ट, प्रोवाइड अगेंस्ट क्या है, एक मुहावरा है ना। तो इसका अर्थ क्या होता है, भविष्य में आने वाली किसी जो कठिन परिस्थिति है या आपातकालीन स्थिति है उसके लिए रेडी रहना, तैयार रहना, प्रिपेयर रहना, प्रोवाइड अगेंस्ट। तो यहाँ पर वी मस्ट प्रोवाइड अगेंस्ट द बैड डेज आ जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डू एज आई से, जैसा मैं कहूँ वैसा करो, क्या है, एक आदेशात्मक वाक्य है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या है, डिडंट यू, वुडंट यू। अब इसमें क्या है,
जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो कहा है, तो वैसा करो ये आदेशात्मक है। जैसे हम कहते हैं कि तुम वहां जाओ, आदेशात्मक। जाओगे ना, तो जाओगे ना जो बात आ रही है ना, जाओगे ना, पूछा भी जा रहा है, ये साथ में आदेश तो दिया जा रहा है, साथ में पूछा भी जा रहा है। तो ये एक तरीके की पोलाइटनेस भी इसमें आती है। तो डू एज आई से, वुडंट यू, जाओगे ना, मैं डू एज आई से, जैसा मैं कहूँ वैसा करो, करोगे ना, वुडंट यू, इस तरीके से आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन दिए हैं। Question number 49 to 50. Look at the underlined part of the given sentence. Below each sentence, there are three possible substitutions for the underlined part. है ना? तो डायरेक्शन दिए गए। लुक एट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, दिए गए वाक्य के रेखांकित भाग को देखो। और बिलो ईच सेंटेंस देयर आर थ्री पॉसिबल सब्स्टिट्यूशन फॉर द अंडरलाइन पार्ट। ठीक है। तो दिए गए वाक्य को मतलब इसके तीन जो है संभावित क्या दिए हैं, सब्स्टिट्यूशंस दिए गए हैं, प्रतिस्थापन दिए गए हैं, मतलब उसको आप वहाँ पर प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ठीक। सिलेक्ट योर ऑप्शन टू इम्प्रूव द गिवन सेंटेंसेज, तो दिए गए वाक्य को बेहतर बनने के अपना विकल्प चुने हैं। सिलेक्ट डी इफ एनी इम्प्रूवमेंट इज नॉट पॉसिबल, अगर कोई सुधार संभव नहीं होता तो डी ऑप्शन चुन लें, कह रहा है। ठीक है। क्वेश्चन है, द न्यू बैंक क्लर्क किक्ड ऑफ अ रो विद अ कलीग ना, तो मतलब नई बैंक क्लर्क का अपने एक जो सहकर्मी था उसके साथ झगड़ा हो गया। तो वहां पर किक्ड ऑफ, किक्ड ऑफ नहीं आएगा। किक्ड ऑफ का अर्थ क्या हो जाता है, मतलब किसी खेल या आयोजन की शुरुआत जब करते हैं हम। ठीक है। खेल या आयोजन, आयोजन की शुरुआत करते हैं तो वहां पर शुरुआत, वहां पर किक्ड ऑफ आता है साथियों। ठीक। तो किक्ड ऑफ नहीं रहेगा यहाँ पर। ठीक। आउट, किक्ड, किक आउट, किक आउट जो कहते हैं तो वो तो बाहर निकालना हो जाता है ना, बाहर निकालना, खदेड़ देना, बाहर निकालना, किक आउट। ठीक। और अगर किक्ड अप कहेंगे, किक्ड अप, तो ये सही है बिल्कुल। इसका अर्थ होता है शोर शराबा, शोर शराबा। कलीग से लड़ रहा था वो अपने, तो जो है बहस हो। यू हैव कम हियर विद अ व्यू टू इंसल्ट मी ना, तो अब यहाँ पर क्या साथियों, जो व्याकरण का नियम है, वो व्याकरण के नियम के अनुसार क्या है कि जब विद अ व्यू टू आता है, विद अ व्यू टू है, विद अ व्यू टू, तो यहाँ पर ये एक निश्चित वाक्यांश है, एक फ्रेज है निश्चित। ठीक है। फ्रेज है। तो इसमें क्या होता है कि इस फ्रेज में आने वाले टू के बाद हमेशा जो क्रियावाचक संज्ञा होती है हमारी, क्रियावाचक संज्ञा ना, उसमें उसमें प्लस आईएनजी लग जाता है, प्लस आईएनजी लगता है। ठीक। तो यू हैव कम हियर विद अ व्यू टू, अब क्रियावाचक संज्ञा इंसल्ट होगी, इंसल्ट, इसमें आईएनजी लग जाएगा तो इंसल्टिंग हो जाएगा, इंसल्टिंग मी ना। तो वर्ब की पहली फॉर्म नहीं लगेगी इसमें, इंसल्ट जो लगी हुई है वो नहीं लगेगी, तो इंसल्टिंग आ जाएगी। तो व्यू टू, व्यू टू इंसल्टिंग मी, ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सामाजिक विज्ञान से साथियों, अगला प्रश्न, सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए ना। तो सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, करते हैं। तो अतः शिक्षण का उपागम कैसा होना चाहिए, व्याख्यान पद्धति में तो नहीं होना चाहिए, परियोजना उन्मुखी नहीं, ये होना चाहिए चर्चा उन्मुखी, है ना। कक्षा में जो विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले जो बच्चे होते हैं ना, तो वो अपने साथ अलग अलग पूर्वाग्रह, पक्षपात और अलग अलग एटीट्यूड से लेकर के आते हैं, है ना। तो जब शिक्षण पर चर्चा आधारित होती है तो छात्रों को एक दूसरे के विचारों को सुनने और समझने का मौका मिलता है। फिर छात्रों के भीतर इससे सहिष्णुता आती है ना, और उसके बाद दूसरों के दृष्टिकोण के प्रति सम्मान की भावना भी विकसित होती है। तो इसके लिए चर्चा उन्मुखी हमारा राइट आंसर हो गया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका क्या है? प्रश्न उत्तर पद्धति, कहानी कथन पद्धति, व्याख्यान पद्धति या तर्क पद्धति? प्रारंभिक स्तर पर बात कर रहा है, इतिहास शिक्षण की बात हो रही है। दो चीजें हो रही हैं, एक तो प्राइमरी स्टेज हो रही है, फर्स्ट टू फिफ्थ की, ठीक है। दूसरा हो रहा है हिस्ट्री टीचिंग की ना, इतिहास शिक्षण की। एक तो बच्चे छोटे, ऊपर विषय बोरिंग लगता है उन्हें, ठीक। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, प्रारंभिक स्तर के बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उन्हें मतलब अमूर्त ऐतिहासिक तथ्यों को समझने में कठिनाई होती है। इसलिए कहानी कथन पद्धति जो है बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ाती है। तो ऑप्शन बी इसमें कहानी कथन पद्धति जो है वो सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। आप कक्षा 8 में विद्यार्थियों को विविधता में एकता पढ़ा रहे हैं। आप विद्यार्थियों को प्रभावी तरीके से अवधारणा समझाने के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधि को करेंगे? पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा देने के बाद परीक्षा लेना। परीक्षा लेना तो एक असेसमेंट हो जाएगा, मूल्यांकन हो जाएगा। समझाने की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। प्रभावी तरीके से अवधारणा समझाने की तो मूल्यांकन नहीं हो रहा। हमारे देश के नृत्य के विभिन्न प्रकारों पर फीचर प्रस्तुत करना और उनमें निहित समानताओं तथा अंतरों का मूल्यांकन करना। बिल्कुल सही है ना। अलग अलग नृत्य हैं और उनके फीचर रिपोर्ट तैयार करना और उनमें अंतर बताना, तो इससे जो बच्चा सीख पाएगा। बाकी रहा भारत के राज्य के बीच नदी विवादों पर, नदी विवाद तो एक एक स्पेसिफिक चीज़ रहेगी ना, उस पर तो वो कर ही नहीं सकते नदी विवाद निबंध लिखना। विद्यालयों के समीप जल विद्युत परियोजना का मॉडल बनाने, ये भी इसके लिए नहीं हुआ। तो सबसे सुपीरियर आंसर है बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मानचित्र कौशल का प्रकार नहीं है? दिशाओं का ज्ञान, बिल्कुल मानचित्र में दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और अक्षांश और देशांतर का ज्ञान बिल्कुल होना चाहिए। समय एवं दूरी का ज्ञान भी होना चाहिए, लेकिन जो जनसंख्या का ज्ञान है, ये तो एक आंकड़े दिए जा सकते हैं मानचित्र में ना, कि इतनी जनसंख्या यहाँ की यह है, लेकिन इसका बाकी मानचित्र से कोई लेना देना नहीं होता। तो इसका मानचित्र कौशल का प्रकार ये नहीं है जनसंख्या का ज्ञान, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का लक्ष्य नहीं है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सामाजिक कौशल का विकास, धार्मिक मूल्यों का विकास या मानव मूल्यों का विकास। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का लक्ष्य कह रहा है, मानव मूल्य का विकास बिल्कुल होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का इसमें विकास होता है, सामाजिक कौशल का विकास होता है, लेकिन धार्मिक मूल्य का विकास नहीं होता है ना। तो क्या है कि सामाजिक विज्ञान का जो है ना, मुख्य उद्देश्य छात्रों को होता क्या है, एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाना होता है। तो इसके शिक्षण में जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे तर्कशीलता है होती है ना, और सामाजिक कौशल और सार्वभौमिक जो मानव मूल्य हैं, इन सब के का समावेश होता है। समानता, न्याय, भाईचारे का ना, उनके विकास पर जोर दिया जाता है। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य जो है ये सार्वभौमिक और नैतिक मूल्यों का विकास करने के साथ साथ का तो होता है, पर धार्मिक मूल्यों के विकास मतलब किसी विशिष्ट धार्मिक संप्रदाय के मूल्यों का विकास करना इसका ध्येय या उद्देश्य या इंटेंशन बिल्कुल नहीं रहता किसका, सामाजिक विज्ञान का, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन नहीं है कहा जा रहा है, केमिकल रिएक्शन। दो फिजिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है साथियों। तो फिजिकल रिएक्शन इसमें क्या होता है कि इसमें स्थिति अवस्था तो बदल जाती है, लेकिन पुनः उसको जो है हम अपने उसके पहले वाले रूप में ला सकते हैं। जबकि केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें हम किसी चीज़ को वापस उसके पूर्व स्थिति में नहीं ला सकते हैं। तो अब दूध का जमना क्या होता है? दूध का जमना इसमें जो आपका लैक्टिक एसिड बनने के कारण क्या होता है, दूध जो है दही में जम जाता है ना। दूध में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड जब जमता है तो दही बन जाता है, ठीक। तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है, क्या है, केमिकल रिएक्शन। क्योंकि दही से हम फिर वापस दूध नहीं बना सकते, ठीक। और उसके बाद फल का पकना, ठीक है, फल का पकना भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। उसके भीतर जो केमिकल रिएक्शन के कारण वो पकने लगता है, जिसे हम वापस कच्चा फल नहीं बना सकते हैं। तो ये इट इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। जल का वाष्पन, एवापोरेशन ऑफ वाटर की बात करते हैं। तो एवापोरेशन ऑफ वाटर क्या होता है, एवापोरेशन, एवापोरेट हुआ पानी, ठीक है, यहाँ से समुंदर है, एवापोरेट हुआ, भाप बना, ठीक, भाप बना, भाप से फिर कंडेंस हुआ, बादल बने,
कंडेंस हुए, ठंडे होने के बाद भारी होकर के वापस पानी बन करके नीचे आ गए, तो पानी वापस जैसा था वैसा स्थिति में आ गया। तो ये जो है फिजिकल रिएक्शन हमारा, फिजिकल रिएक्शन, ठीक है। और लकड़ी का जलना, लकड़ी लकड़ी जली, राख बनी, तो राख बनी तो जो है कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ेगी, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी, उसके अलावा राख एशेज एशेज छोड़ेगी, तो ये केमिकल रिएक्शन है। तो जल का वाष्पन इसमें सही उत्तर है, फिजिकल रिएक्शन जो है जल का वाष्पन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? व्यवहार संशोधन शिक्षण अधिगम का उत्पाद है, या विज्ञान पाठ्यचर्या में कई कारक होते हैं लेकिन मूल्यांकन नहीं होता, शैक्षिक अनुसंधान का पहला चरण समस्या का चयन है। तो क्या दिख रहा है आपको साथी? व्यवहार संशोधन शिक्षण अधिगम का उत्पाद है ना? तो बिल्कुल सही है ना? और विज्ञान पाठ्यचर्या में कई कारक होते हैं लेकिन मूल्यांकन नहीं होता। मूल्यांकन तो हर विषय में होता है, विज्ञान जैसी चीज में क्यों नहीं होगा? तो ये ऑप्शन आपका ही गलत हो गया, मूल्यांकन नहीं होता करके। इसके अलावा शैक्षिक अनुसंधान का पहला चरण समस्या का चयन है, बिल्कुल। जब तक समस्या का चयन नहीं होगा तो अनुसंधान किस पर होगा? ठीक है, तो समस्या का चयन सही है। तो अब हमारे पास मिले ये सही है और ये सही, बीच का गलत है। तो 1 एंड 3, 1 एंड 3 को देखते हैं किस वाले में है। 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर प्रति सेकेंड ना, 10 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से नियत चाल से चल रहे मेरी गो राउंड झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है। इससे ज्ञात होता है कि वो लड़का क्या है? वो लड़का क्या है? विराम में है? नहीं, विराम में तो नहीं है, गति पर है। ठीक, उसके बाद अब ये क्या है? ये लड़का है, ये इस तरह को जा रहा है, डायरेक्शन कंटिन्यू इसकी चेंज हो रही है ना, ये घूम रहा है तो घूम डायरेक्शन चेंज हो रही है। और जो जो त्वरण बन रहा है, ठीक है, वो अंदर को बन रहा है त्वरित गति में। तो अब अब बिना त्वरण के गमन कर रहा है, त्वरण तो बिना त्वरण के गमन तो हो ही नहीं, होगा ही नहीं। और एक समान वेग से गमन कर रहा है, एक समान वेग से गमन कैसे हो जाएगा जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ना? तो एक समान वेग से गमन नहीं हो पा रहा है। ठीक, तो इसमें क्या है? बिना त्वरण के गमन कर रहा है, ऑप्शन बी त्वरित गति में है, त्वरित गति। इसका राइट आंसर किस में हो जाएगा? त्वरित गति में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थित रहता है? तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है हमारा ना, हरा वर्णक क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट ये पेड़ पौधों के पत्तों में पाया जाता है। तो इसमें क्या स्थित रहता है? एक तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थिर रहता है, कहा क्या स्थिर रहता है? मैग्नीशियम, फास्फोरस, लौह या कैल्शियम? तो साथियों कौन सा रहता है? पौधों की पत्तियों में मैग्नीशियम रहता है। क्या रहता है? मैग्नीशियम। ठीक, मैग्नीशियम क्या होता है? ये जो है मतलब क्लोरोफिल के अणु के केंद्र में स्थित मुख्य तत्व होता है ये। तो पौधों में से पौधों में जो है ये पौधा है आपका, ठीक है। इसमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके भोजन बनाने की प्रक्रिया में ये काम करता है। कौन? मैग्नीशियम। ठीक है। और यदि पौधे से हम मैग्नीशियम के को निकाल दें या मैग्नीशियम की कमी हो जाए, तो आप देखते हो कि जो है अवशोषण हो नहीं पाता उसके फूल पत्तियों का, उसका क्या नाम कहते हैं, सूर्य के प्रकाश का, जिस कारण जो पत्तियां कुछ पीली हो जाती हैं, देखा होगा आपने पेड़ पौधों में ना। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? क्लोरोसिस कहते हैं। पीला पड़ना जब कहते हैं, तो पीला पड़ जाता है जब पत्ता, तो उसको क्लोरोसिस कहते हैं, क्लोरोसिस। ठीक, ये राइट आंसर हो गया इसका, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक कौशलों के विकास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है? तो विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन करना उपयुक्त तो है, पर ज्यादा उपयुक्त हम इसे नहीं कह सकते ना। विज्ञान ओलंपियाड हर टाइम नहीं होंगे। प्रयोगशाला का कार्य निष्पादित करना, बिल्कुल प्रयोगशाला का कार्य निष्पादित करना। और विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन करना, ये भी टेम्परेरी वर्क है। क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, ये भी एक टेम्परेरी वर्क है। तो जो परमानेंट वर्क है वो प्रयोगशाला कार्य निष्पादित करना है ना। क्योंकि जो हम अगर क्या बात करें, विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन करने की बात करें, तो ये तो मुख्य रूप से केवल मतलब प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है। कौन? ये हो गया विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन,
ये दोनों तो क्या करते हैं, एक प्रतिस्पर्धा को, कंपटीशन के लिए ठीक लगते हैं। तो बाकी रहा प्रयोगशाला कार्य निष्पादित करना ना, तो है क्या साथियों, इसमें प्रयोगशाला में वैज्ञानिक कौशल जैसे मतलब अवलोकन हो गया, मापन, परिकल्पना, परीक्षण और निष्कर्ष निकाला है आदि जो है व्यावहारिक रूप से काम करने से आते हैं, प्रयोगशाला में काम करने से, ठीक है। और साथ ही प्रयोगशाला में क्या होता है, छात्र स्वयं अपने हाथों से प्रयोग करता है, इससे उसका आलोचनात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो विकसित होता है, साथ में कॉन्फिडेंस लेवल भी उसका बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। ठीक, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो में इतना ही साथियों। नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आएंगे 2022 के सवालों के साथ। उसके पश्चात हम 2023, फिर 24, 25 तरीके से करते जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।